एसएससी स्मार्ट क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो इससे पहले मैं 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ और ये ऐसा चैनल होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताई जाएंगी। इससे पहले अलग अलग चैनल में हिस्ट्री ज़रूर बताई गई है, लेकिन वो जो कंटेंट उन्होंने डाला है उसमें उन्होंने सिर्फ कंटेंट डाला है, जो बाकी के एक्सप्लेनेशन है वो खुद उन्होंने बोली है, इसलिए बार बार रिपीट करके लेक्चर्स देखने पड़ते थे। लेकिन यही चीज़ मैंने नोट की है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को डाउट रहता था कि उनको नोट्स आप लेकर के भी समझ नहीं पाते, एक स्टोरी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता जब तक आप लेक्चर्स ना देख लो, तो फिर क्या फ़ायदा उस सब चीज़ों का। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल एक स्टोरी की तरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, सब कुछ समझ आएगा सिर्फ एक पीडीएफ्स पढ़ के। कंप्लीट आपको इस अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के आगे की वीडियो। हाँ जी, आगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य। तो इससे पहले मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि बौद्ध धर्म आया था, जैन धर्म आया था, साथ साथ चले थे। और ये जो 16 महाजनपद में जब लगभग हमारा पूरा भारत जो डिवाइड था, उनके जो राजा महाराजा हैं वो फिर इन धर्मों का भी पालन करेंगे, ठीक है। उनके ये बौद्ध धर्म के अच्छे खासे फॉलोवर बन जाएंगे, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लगभग 600 ईसा पूर्व बीसी में हमारा पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। दक्षिण में एकमात्र अश्मक महाजनपद जो है वो फैला हुआ था, बाकी जो थे उत्तर में ही थे मेन। तो इन 16 महाजनपदों की जानकारी जो थी वो बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। देखिए सारी मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा और ये पूरी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होने तक, मतलब उसके बाद में थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी इसमें डाल दूंगा। वैसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स 95% चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। कुछ एक आधी चीज़ें हैं वो एक्सेप्शनल्स होती हैं, उनका पता नहीं लगता, बाकी 95% तक काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। तो मगध साम्राज्य वंश क्रमानुसार मैं बताऊं तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, सारे के बारे में हम चर्चाएं करेंगे, कैसे कैसे ये जो वंश हैं आगे आए। इसमें मेन चीज़ यही होती थी कि इनके एसएससी के अकॉर्डिंग जो थी इनकी एक तो फाउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके लास्ट एम्परर। मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ था कि जो लास्ट एम्परर है वो इतना वीक होता था कि अगले वाला जो एम्पायर है उनका जो फाउंडर है वो उनको मार करके जीत जाता था। मतलब उनका जो लास्ट एम्परर होता था वो वीक होगा, तभी तो उसको मार करके अगले वंश की जो है वो नींव रखी गई। तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना है बृहदर्थ ने की थी और ये बहुत ही प्राचीन काल का टाइम था, महाभारत काल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था कि जब 16 महाजनपद भी नहीं थे, प्राचीनतम समय था, तब जो मगध साम्राज्य की जो स्थापना का श्रेय है वो बृहदर्थ को दिया जा रहा था। लेकिन जब ये 16 महाजनपद पूरी तरह से बन गए तब मगध साम्राज्य की जो स्थापना है वो हर्यक वंश को जाती है। आगे देखिएगा हर्यक वंश फाउंडर और लास्ट फाउंडर। तो हर्यक वंश का जो फाउंडर है वो बिंबिसार है, इनके जो लास्ट फाउंडर है नागदशक हैं। शिशुनाग वंश का शिशुनाग है, इनके लास्ट फाउंडर है नंदीवर्धन। उसके बाद नंद वंश है महापद्मनंद और इनके जो लास्ट फाउंडर हैं वो कौन है, धनानंद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये धनानंद, ठीक है। आगे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था, चाणक्य का तिरस्कार किया था जब सिकंदर जो है वो पूरे विश्व को जीतने की चाह से भारत की ओर आक्रमण, भारत की ओर बढ़ा वो आक्रमण करने की दृष्टि से। तब चाणक्य समझ गया था कि सिकंदर बहुत मजबूत है और उनको चाणक्य को कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है, इसको सिकंदर को हराने के लिए, नहीं तो वो पूरे भारत पर जो है वो कब्जा कर सकता था। तो इसलिए उसने धनानंद को कुछ राजपाट वगैरह की चीज़ें बताई, ठीक है, कि इस तरह से रणनीतियाँ हमें अपनानी पड़ेंगी। तो धनानंद ने चाणक्य की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की थी और चाणक्य को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी कूटनीतिज्ञ चालों से चाणक्य ने धनानंद का पूरा साम्राज्य ही उजाड़ दिया। ये पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मौर्य वंश में हम पोस्ट मौर्य वंश पढ़ेंगे कि उसके पतन का कारण क्या बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनके जो लास्ट फाउंडर एम्परर थे वो थे आपके बृहदर्थ। तो ये जो स्टार्टिंग वाला बृहदर्थ है ना उससे अलग है, जो मैंने आपको बताया था कि जब 16 महाजनपदों में महाभारत कालीन टाइम पे मगध साम्राज्य की जो स्थापना का श्रेय था वो बृहदर्थ को गया था, ये उससे अलग है। ये शुंग वंश, इसके बाद पुष्यमित्र शुंग और इसके जो लास्ट एम्परर हैं वो देवभूति हैं। कर्ण वंश वासुदेव फाउंडर थे इसके और इनके जो लास्ट एम्परर थे वो सुशर्मा थे। और उसके बाद है सातवाहन वंश।
सिमुक और उसके बाद विजय। देखिए इसके बाद भी छोटे मोटे वंश आए थे लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। हिस्ट्री में जो मेन और जो शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा थे उन्हीं का जिक्र जो है वो हिस्ट्री में किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए मगध की राजधानी। मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह गिरिराज। उसके बाद हम पहला पढ़ते हैं बिंबिसार है, जिसको हर्यक वंश का जो है वो संस्थापक माना जाता है। तो बिंबिसार जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बहुत बड़े फॉलोवर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 16 महाजनपदों में भारत जब डिवाइड था और इनके जो राजा महाराजा थे इनके अंदर भी आपस में होड़ लगी रहती थी अपना साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। और जब सिकंदर ने भारत पर इन्वेड किया, आक्रमण किया, तो उसने इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया कि ये जो 16 महाजनपद हैं इनके जो राजा हैं इनको अट्रैक्ट किया जाए अपनी तरफ, ठीक है, इनमें फूट डाली जाए ताकि वो शासन कर पाए। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है, ऐसा नहीं हो पाया था। आगे देखिएगा बिंबिसार फॉलोवर ऑफ बुद्धा रिलीजन, इसने अपने पिता को कारगर में डाला था। तो ये भी नाम आता है। एक तो औरंगज़ेब हो गया जिसने शाहजहाँ को कारावास में डाल दिया, और एक ये बिंबिसार भी था, ठीक है, इसने भी अपने पिता को कारागार में जो है वो बंद कर दिया था। तो बिंबिसार जो था वो बहुत दूर की सोचने वाला था, काफ़ी इसकी दूरदृष्टि थी। इसकी नीति थी कि ये वैवाहिक संबंध बना करके मतलब अलग अलग राज्यों का विस्तार करे, इसलिए उसने 500 शादियाँ, इतिहास में ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने 500 मैरिजेस जो की थी, और उसमें से एक स्त्री के साथ जो उसका पुत्र हुआ वो अजातशत्रु हुआ, जो बहुत ही बहादुर था, ठीक है, मगर अच्छा नहीं था, बहादुर था मगर अच्छा नहीं था। और इसने अपने पिता को कारगर में डाल दिया था, मतलब बिंबिसार को इसने, अजातशत्रु ने उसमें डाल दिया था कारगर में। आगे देख सकते हो आप 16 महाजनपद, इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप उसकी कैपिटल कर लीजिएगा। और आज कहाँ पर है ये, जैसे एक वज्जी कर लीजिएगा, वैशाली में है ये। एक आप कर लीजिएगा अवंती उज्जैन में है, और ये आज के मध्य प्रदेश में है आपका अवंती, उज्जैन और महिष्मती। उसके बाद एक है आपका मगध। मगध का है, जैसे मैंने आपको बता दिया, राजगिरी या फिर गिरिवराज, तो गया और पटना में है आज का, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, 2-3 इम्पोर्टेंट हैं, इनके कर लीजिएगा। आगे देखिए अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा था उदयन, तो इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र बिहार में गंगा व सोम नदी पर बसा हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। वह पाटलिपुत्र को अपनी मगध की राजधानी जो है वो बनाया था। इसका पुत्र था नागदशक, तो वही जो है इसके पतन का जो है वो कारण बना। ये बेकार राजा था नागदशक, तभी तो इसके पतन का कारण बना इसका, ठीक है, इसके राज्य का पतन का कारण बना इनका जो पुत्र था नागदशक, ठीक है, वो इनके पतन का कारण बना। इसका सेनापति था, इसने अपने राजा नागदशक को मारा, ठीक है, इसके सेनापति ने ही नागदशक को जो है वो अपने राजा को ही मार दिया और खुद जो है वो राजा बन गया। तो इनका सेनापति जो था उसने ही नागदशक को मारा। तो शिशुनाग वंश की जो स्थापना है वो शिशुनाग ने ही की थी। यही जो था शिशुनाग, वो सेनापति था किसका, नागदशक का, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन था। तो आगे देखिएगा, ये बिल्कुल देखो स्टोरी की तरह मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। 2 महीने हो गए लगभग इस पे काम करते हुए, क्योंकि सारे लेक्चर्स ढूंढने पड़ते हैं, उसमें से जो बेस्ट है वो सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। एनसीईआरटी में से मैंने हेल्प ली, तो काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये इतना ईजी टास्क है, बट फिर भी मैं अप्रैल तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद देखिएगा, शिशुनाग वंश की जो स्थापना है शिशुनाग ने ही की थी, जो सेनापति है नागदशक, जो सेनापति था नागदशक का। नंद वंश की स्थापना आगे किसने की थी, नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी, नंद वंश की स्थापना। और ये क्या थे, शूद्र थे। इनके अंतिम शासक धनानंद थे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला जो कारण है, इसी के काल में सिकंदर ने पंजाब पर हमला किया था, मतलब भारत पर। दूसरा कारण है, जब सिकंदर ने पंजाब पर हमला किया तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी। तब चाणक्य, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने धनानंद को समझाने की कोशिश की कि सिकंदर को कैसे पराजित करना है। और
लेकिन धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की। वह कहा कि तुम अपना काम करो, वह हमें ना सिखाओ कि राजपाट कैसे संभालना है। और ये चाणक्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी कूटनीति से नंद वंश को ही समाप्त कर डाला। ठीक है। और चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का यूज़ करके धनानंद को जो है वो मरवा डाला। वह मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है। और इसमें कश्मीर के राजा उस टाइम पे थे प्रवर्तक, उसने भी चंद्रगुप्त का साथ दिया। चंद्रगुप्त बहुत ही बहादुर थे, वह इसने अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार किया। आगे इनका पोता आता है अशोक। अशोक भी बहुत ज़्यादा जो थे बहादुर थे। और अशोक के बारे में तो इतिहास में इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही बेस्ट तरीके से। मौर्य वंश की स्थापना की पूरी जानकारी जो थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। इनके अनुयायी, ये अनुयायी थे किसके? जैन धर्म के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त के मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनके दरबार में आने वाला जो प्रसिद्ध यूनानी था वो था मेगस्थनीज, और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका। आगे देखिए, चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो उपवास के कारण हुई थी। और कहाँ हुई थी? कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ी में श्रवण बेलगोला में। इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अडोप्ट किया। वह जैन धर्म की शिक्षा जो थी वो भद्रबाहु से इन्होंने ली थी, जैन धर्म की शिक्षा। और भद्रबाहु ने 24 तीर्थकर जैनियों की जो जीवनी है वो लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शिलालेख का प्रचलन जो था अशोक ने करवाया था। अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका बेटा था बिंदुसार। इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, जितना था थोड़ा बहुत राज्य का विस्तार किया, और जितना इन्होंने बस राज्य संभाला जो इनके पिता ने जो था वो जीता था। इन्होंने लगभग ऐश ही की, और इन्होंने 101 बच्चे पैदा किए, जिसमें से एक बेटे का नाम था अशोक। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक। अशोक का आगे बेटा एक महेंद्र, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और एक इनकी बेटी भी थी संघमित्रा। तो यहाँ पे देखिए आगे, अशोक ने अपने 99 भाई को जो है वो मार दिया था। वो एक छोटे भाई जो था 30, उसको छोड़ दिया था। उसको ऐसे नहीं छोड़ा था, उसको इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसको अपने राजपाट में इंटरेस्ट नहीं था, और अशोक को साम्राज्य हथियाना था, इसलिए उसने 99 जो उसके भाई थे उनको मार डाला था। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने एक बेटे महेंद्र व बेटी संघमित्रा को जो है वो श्रीलंका भेजा। आगे देखिए, इसका जो राज्याभिषेक 269 एडी बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था इनका राज्याभिषेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इम्पोर्टेंट ये एम्पर हैं, राजा हैं, जैसे अकबर हो गया और आगे आएगा वो, और ये जो आपका ये अशोक है, तो इनके जो राज्याभिषेक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक हुआ। अशोक का 7वां स्तंभ सबसे लंबा था। भाब्रू स्तंभ जो कि जिसका राजस्थान में लेक है, ठीक है, लेक में राजस्थान, भाब्रू स्तंभ लेक में, इसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नंद वंश के टाइम पे मैसेडोनिया की जो ये सरदार हैं सिकंदर, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरव के राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा था, जो हाइडेप्सिस, बैटल ऑफ हाइडेप्सिस के नाम से जाना जाता है। इसमें राजा पोरस हार गया था। सिकंदर ने जो आक्रमण किया था वो 326 बीसी में किया था। इसके जो सेनापति थे वो सेल्यूकस थे, और सेल्यूकस की बेटी से ही, पुत्री से ही चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया। एक्चुअली उस टाइम पे जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे तलवारबाजी कर रहे थे और कई शत्रुओं को उन्होंने मार गिराया था, तो ये सब उनकी बेटी जो थी, सेल्यूकस की बेटी, वो देख रही थी। हेलेना उनका नाम था, और वो काफ़ी इस चीज़ से प्रभावित हो गई, मोहित हो गई उन पर। ठीक है। और फिर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने भी उनको भी इनसे प्यार हो गया, तो वो प्रस्ताव रखा, ठीक है, इनके दरबार में जाकर के सेल्यूकस के पास, कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, और ये उनको भगाकर भी ले गए थे। उसके बाद देखिए आगे, मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस का ही राजदूत था, मेगस्थनीस। और बिंदुसार को, ठीक है, मेगस्थनीस कौन था? वो सेल्यूकस का राजदूत था। बिंदुसार को पुराणों में क्या बोलते हैं? अमित्र घात, वारीसार और भद्रसार के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में भर भर के पूछा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं।
ठीक है, जो अशोक ने शिलालेख लिखे थे उनकी जो खोज थी वो सबसे पहले 1750 में फैलेंथर ने की थी। ठीक है, ये 50 एडी की बात कर रहे हैं, बीसी की बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स फ्रिसेप ने इन शिलालेखों को जो पढ़ा था। शिलालेख में एक्चुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अशोक के बारे में, अशोक के जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है मिलती है। प्रारंभ में तो अशोक जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बाहरी मारकाट के कारण उन्होंने शस्त्रों का जो था वो त्याग कर दिया था। आगे देखिए, वह इसने गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, उपगुप्त गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उससे बौद्ध उसकी धर्म की शिक्षा ली थी। 261 ईस्वी में इसने कलिंग पर जो है था वो आक्रमण किया। वह कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार जमाव लिया। एक्चुअली क्या था, जब अशोक जो था ये आया, बहुत ही बहादुर था और इसने अपने 99 भाइयों का भी आपको पता है मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, राजपाट के चक्कर में। तो लगभग पूरे भारत पर जो था अशोक का एक तरीके से साम्राज्य स्थापित था। तो एक छोटी सी जगह थी कलिंग। तो कलिंग जो था व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो अशोक जो था वो कलिंग को जीतना चाहता था, इसलिए उसने क्या करा, कलिंग के जो राजा थे, ये सारी बातें लिखी हुई आगे, तो उस पर उसके पास जो था वो प्रस्ताव भेजा कि वो सरेंडर करें, लेकिन उसने कलिंग के राजा ने सरेंडर करने से जो था वो मना कर दिया। तो इन्होंने फिर उस पर आक्रमण कर दिया। तो आगे देखिएगा, जो हमारा 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का इसमें वर्णन किया गया है। 261 में इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। एक्चुअली अशोक ने लगभग पूरा जो भारत है वो लगभग जीत लिया था। जो आपका कलिंग है वो व्यापार की दृष्टि से ठीक है बहुत ही सही था। तो वहाँ पे इसने अटैक करने की सोची, राजा को बोला और सरेंडर करने को बोला, ठीक है, कि तुम जो है वो हमारे अंडर आ जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया और उसके खिलाफ इसने युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन है, और जो सांची का स्तूप है वो भी अशोक ने बनाया था। इसके बाद श्रीनगर की जो स्थापना थी वो अशोक ने की थी, और अशोक की जो मृत्यु थी वो 232 बीसी में हुई थी। अशोक का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो था इसकी हत्या करके शुंग वंश की जो थी स्थापना की थी। बृहद्रथ की जो मृत्यु थी वो पुष्यमित्र शुंग जो इसका सेनापति था उसी ने की थी। तो हम पूरी इसमें इन वंशों में महाजनपदों के जो वंश हुए थे उसमें यही देख रहे थे कि वो लास्ट एम्परर वीक होते थे, उनका सेनापति जो होता था फिर वो उनको मार देता था लास्ट एम्परर्स को। उसके बाद देखिए अशोक जो था देव नाम प्रिय के नाम से विख्यात हैं। उसके बाद देखिए एडिक्ट्स हम देख लेते हैं कुछ अशोका के। देखिए, एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर अ कलेक्शन ऑफ 33 इंस्क्रिप्शंस ऑन द पिलर ऑफ अशोका एज वेल एज बोल्डर्स एंड केव वॉल्स मेड बाय द एम्परर अशोका। तो अशोका का जो था एक रोक एडिक्ट था मास्की जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें अशोका ने एक्चुअली अपना जो यूजुअल टाइटल ये देव नाम प्रिय लिखवाते थे, तो उसमें उसका टाइटल ना होकर के अशोक का खुद का नाम जो था पर्सनल नेम उसने उसमें मिला था, तो मास्की था। और अशोक का जो ग्रैंडसन था वो कौन था, सम्रापति था। इनके जो ग्रैंडसन थे वो सम्रापति थे और इन्होंने जो था जैनिज़्म अपनाया था। उसके बाद देखिए एक बार ये जो नन डायनेस्टी थी 16 महाजनपद थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। अब आगे देखिए इसके बाद हुआ क्या था, 326 बीसी में जब अलेक्जेंड्रा ने इंडिया पर इन्वेड किया तो एक भयंकर जो बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ फेडेप्सिस बोलते हैं। चाणक्य बहुत डर जाते हैं, उन्हें लगता है तो चाणक्य बहुत डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि भारत को खतरा है विदेशी आक्रमण से और भारत को बचाना होगा। और जो पोरस ने गलतियां की थी वह दोबारा न दोहराई जाएं, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को वे अपना शिष्य बनाते हैं। वे दोनों मिलकर के एक केंद्रीय जो प्रशासन है वो बनाते हैं, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन वो मिलके बनाते हैं। अशोक के आते आते इन्होंने लगभग पूरे भारत पर अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित कर लिया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त बिंदुसार ने कलिंग जो आज का भुवनेश्वर है उसको जीतने का बहुत प्रयास किया।
लेकिन जो उसे मेन कलिंग युद्ध को जीतने का श्रेय है उसके बाद अशोक ने ही पूरा किया, ठीक है, पूरे भारत में। साम्राज्य स्थापित करने के बाद एक छोटा सा कलिंग साम्राज्य जो कि एक कोस्टल एरिया है, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे जीतने का प्रयास किया अशोक ने, जैसा कि मैंने अभी डिटेल में आपको बताया ही था। कलिंग वॉज अ प्रोस्पेरस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ पीपल हु आर पीसफुल एंड आर्टिस्टिकली स्किल्ड। वहाँ पे बड़े आर्टिस्टिकली कलाकार लोग थे, स्किल्ड थे, तटीय रेखा था, इसलिए वहाँ पे समुद्री मार्ग थे, तो काफ़ी व्यापार में सही था वो, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी प्रोस्पेरस रीजन था। कलिंग हैड, उसके पास कहीं इंपॉर्टेंट जो पोर्ट थे या फिर पावरफुल नेवी थी, इसके पास खुद एक पावरफुल जो थी नेवी थी, ठीक है। तो इनको हराना भी इतना आसान नहीं था, इसलिए अशोक ने इनको हराने का जो है बीड़ा उठाया। अशोक के पास भी बहुत आयत में सेना थी, ठीक है, अशोक के पास भी बहुत आयत में सेना थी, लेकिन उनके पास भी पावरफुल नेवी थे। अशोक इस युद्ध में स्वयं शामिल हुए, जो कि पहला व आखिरी युद्ध था जिसमें वो स्वयं शामिल हुए, ठीक है। इससे पहले अशोक युद्धों में शामिल नहीं हुए थे, अपनी सेना को लड़ने के लिए भेजते थे, वो भी काफ़ी ताकतवर थे और सेनापतियों को। इसमें वह शामिल हुए खुद। अशोक ने सबसे पहले कलिंग के राजा अनंतनाथन के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि हम अपने साम्राज्य को सरेंडर नहीं करेंगे, हम आपके अधीन नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद एक काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ, और इतना भयंकर युद्ध हुआ, लाखों की तादाद में जो सेना है वो मारी गई थी कलिंग के राजा की, ठीक है। वहाँ की जो प्रजा है काफ़ी मर गई थी, ठीक है। और इतना नदियाँ, उसके पास जो नदी थी वो पूरी तरह खून से लाल हो गई थी, हर तरफ वहाँ पे मांस का जो कीचड़ सा था खून का वो बन गया था, ठीक है। और यह देखकर अशोक का जो हृदय परिवर्तन है वो हो गया था। तो अशोक जब एक बार अपने दरबार में बैठे हुए थे तो एक स्त्री उनके पास बिलख बिलख कर रोने लगी, और उन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ उजड़ गया है, मेरा बेटा मारा गया है, मेरा पति मारा गया है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं कहाँ पे जाऊँ, ठीक है। और पूरी गालियाँ जो हैं वो एक तरीके से दे रही थी। तो यह देखकर अशोक का जो हृदय परिवर्तन है वो हो गया। अशोक बिल्कुल उसका जो मन है वो बिल्कुल एकदम से चेंज आ गया उसमें, और काफ़ी उसे रोना भी आया कि उसने ये सब क्या कर दिया, ठीक है। और हर तरफ जब वो सपने में भी जो हर तरफ उसे लोगों की वो चीख सुनाई देती थी, वो रोना दिखाई देता था उन स्त्रियों का जो विधवा हो चुकी थी। वह बुद्धिज़्म उसने उसके बाद एडोप्ट कर लिया। जो 13वां रोक एडिक्ट था उसमें माफ़ीनामा जो पाया गया, जो कलिंग की युद्ध की वजह से हुआ था, जिसके पश्चात उन्होंने बुद्धिज़्म को एडोप्ट किया था। उसके बाद इसके 3 मेन जो अभिलेख हैं अशोक के, अभिलेख बेसिकली यही होता है कि अशोक ने पत्थरों पर जो अपने जो उनकी लाइफ के बारे में जो घटनाएं थी वो पत्थरों पर लिखी गई थी, जो मिटी नहीं है, और ये सीधा पढ़ सकते हैं, डेसिफर थी ये, ठीक है, पढ़ लिया गया था इनको। उसके बाद देखिए इनके जो अभिलेख थे, 3 अभिलेख थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ठीक है। गुहा लेख जो था संगम राज्य के बारे में इसमें डिटेल से हमें पता लगता है। तो द्वितीय जो शिलालेख है आपका, मुख्य शिलालेख, उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। गुहा लेख में आपके संगम राज्य हैं। अशोक ने प्रथम अस्पताल व औषधि बाग निर्माण करवाया था। अशोक के इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त जो भाषा थी वो प्राकृत थी। शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो था अशोक कालीन में ये बना था, ठीक है, खरोष्टी लिपि में है। गुर्जरा जो कि एमपी में है, वह मास्की में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, जबकि बाकी के इसके जो अभिलेख हैं उसमें अशोक का जो यूजुअल टाइटल है देव नाम प्रिय, ठीक है, वही मेन है उसमें। एंड अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन से, बहाबरू स्तंभ में। और इसके बाद हम मौर्य काल का जो पतन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, और सिकंदर के बारे में थोड़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि क्या कुछ हुआ था सिकंदर के बारे में। होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल गई होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।